हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फैटी एसिड की स्ट्रक्चर स्टडी कर ली थी। अब आज हम पढ़ रहे हैं फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, कि कैसे फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है, उसकी साइट कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम अपने फूड में फैट्स को लेते हैं और ये स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। माउथ यानी कि बक्कल कैविटी और स्टमक, यहां पर बहुत ही पार्शियली डाइजेशन होता है फैट का। उस मेन जो डाइजेशन साइट होती है फैटी एसिड की या फैट की, वो होती है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल साल्ट का सीक्रेशन किया जाता है और ये बाइल साल्ट जिसमें कि टोरोकोलेट होते हैं, वो इस फैट के साथ रिएक्शन करके इससे माइसेल्स बना देते हैं। ये एक तरह डिटर्जेंट की तरह वर्क करते हैं और ये माइसेल्स बनाते हैं। अब इसके ऊपर इंटेस्टाइनल जो लाइपेज एंजाइम है ये वर्क करता है और इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनमें ये इसका ब्रेक डाउन कर देता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को फर्दर इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और यहां पर वापस इनको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके इनके ऊपर प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन मार्कर लगा दिए जाते हैं, एपोसी सेकेंड। साथ में ये फॉस्फोलिपिड से कवर्ड रहती है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें देखिए ये फॉस्फोलिपिड ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये जो स्पेसिफिक मार्कर है एपोसी सेकेंड, C3 एंड B48, ये एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं और इसके अंदर जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ये हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स। तो ये काइलोमाइक्रॉन की स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इसका फॉर्मेशन होता है और फिर इसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स की जो रेंज होती है वो अबाउट 100 to 500 nm होती है। ये पूरी डिटेल मैंने यहां पे दे दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स जब ब्लड कैपिलरी से होते हुए मायोसाइट यानी मसल्स की तरफ जाते हैं तो यहां ब्लड कैपिलरीज में स्पेसिफिक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि एपोसी सेकेंड द्वारा एक्टिवेट होता है। एपोसी सेकेंड से ये एक्टिवेट होता है और ये इस काइलोमाइक्रॉन से फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके फ्री फैटी एसिड को मसल्स में एंटर करवा देते हैं और फिर यहां पर मायोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और जो बाद में बचता है वो होता है काइलोमाइक्रॉन रिमेनेंट। इसको लीवर में रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस द्वारा टेकअप कर लिया जाता है और फर्दर इसका प्रोसेसिंग होती है कीटोन बॉडीज वगैरह बनाने में। अब ये जो मसल्स में जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है और एडिपोसाइट में भी, तो वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन, ये हार्मोन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। यहां बढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको हम सेल बायोलॉजी में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे और ये एक स्पेसिफिक एंजाइम का एक्टिवेशन करते हैं जिसे कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई हो जाता है तो ये स्पेसिफिक एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करता है
और ये प्रोटीन काइनेज ए हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का फॉस्फोरेशन कर देता है, जिससे कि ये लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेटेड लाइपेज जो एडिपोसाइट्स हैं उनके अंदर लिपिड की जो ड्रॉपलेट्स है उसमें से लिपिड के मॉलिक्यूल्स को यानी फैटी एसिड को फ्री करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। एडिपोसाइट्स में जो फैटी एसिड्स हैं इनको एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू कवर करके रखा जाता है लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और इसका नाम है पेरिलिपिन। इस पेरिलिपिन का जो ये पीके है ये भी फॉस्फोरेशन कर देते हैं, और पेरिलिपिन के फॉस्फोरेशन से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और इसमें से फैटी एसिड फ्री होकर बाहर निकलने लगते हैं। और ये जो फैटी एसिड हैं ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अपने टारगेट साइट पर पहुंचेंगे यानी कि मसल्स की तरफ, और यहां पर फैटी एसिड को स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर ले लिया जाता है और फिर इनका बीटा ऑक्सीडेशन टीसीए और ईटीएस के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब बात कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब हमें फैटी एसिड को डिग्रेड करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा टीसीए और फर्दर ईटीएस से एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले यहां पर फैटी एसिड जो है इसका एक्टिवेशन किया जाता है। हमने शुगर के मॉलिक्यूल के केस में भी पढ़ा है कि हमें यूडीपी गाल या यूडीपी ग्लक बनाना पड़ता है अगर शुगर की रिएक्शन करवानी है। तो यहां पर वैसे ही फैटी एसिड का एक्टिवेशन के लिए उसकी एटीपी रिएक्शन करवाई जाती है। एंजाइम का नाम है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है फैटी एसाइल एडिनाइलेट, यानी कि फैटी एसिड के साथ में फॉस्फेट और एडिनोसिन बाइंड कर जाता है। अब यहां पर कोएंजाइम ए का एडिशन किया जाता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम होगा और एएमपी बाहर निकाल दी जाएगी और बनेगा प्रोडक्ट फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये आगे फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करके और बीटा ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है साइटोसोल में, और यहां पर ये जो एटीपी काउंट है हम 2 एटीपी काउंट करेंगे, 2 एटीपी का काउंट किया जाएगा। तो यहां पर 2 एटीपी यूज हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे कहते हैं कार्नेटीन। ये कार्नेटीन मॉलिक्यूल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये बाइंड करता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से, और उसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये मूव करवाता है। देखिए साइटोसोल में जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ये बाइंड करेगा कार्नेटीन से। एंजाइम का नाम होगा कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफरेज CAT फर्स्ट, कैट फर्स्ट एंजाइम, कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये इससे बाइंड करेगा, कोएंजाइम ए को रिलीज कर दिया जाएगा और ये इसको मूव करवाएगा आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर होता है, उसके थ्रू ये कार्नेटीन एंटर करता है, और जैसे ही ये मैट्रिक्स में एंटर करता है कार्नेटीन और फैटी एसाइल, यहां पर सेकेंड एंजाइम है कार्नेटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड CAT सेकेंड, कैट सेकेंड, ये वापस इस कार्नेटीन मॉलिक्यूल को यहां से रिलीज करवा देता है और कोएंजाइम ए का एडिशन करवा देता है। तो वापस यहां पर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस हो जाता है और कार्नेटीन इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव करके जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां पर वापस चला जाता है और फिर से फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम पढ़ रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं इसे? अगर हम बात करें इस फैटी एसिड स्ट्रक्चर की, तो हमने पढ़ा था कि एक कार्बन की चेन होगी और इसके साथ में एसिड ग्रुप जुड़ा होगा।
इस एसिड ग्रुप से अल्फा और बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दो मॉलिक्यूल यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज किया जाता है, इसीलिए इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए जैसे C16 का लिया है पामेटिक एसिड का, पामेटिक एसिड में सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन के जो स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन का सबसे पहला स्टेप है, एंजाइम का नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। FAD से FADH2 का सिंथेसिस होगा और प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस इनोनाइल कोएंजाइम ए। ये पामिटोइल कोएंजाइम ए था, इससे इनोइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब होगा हाइड्रेशन, एंजाइम का नाम है इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज। ये स्पेसिफिक है, अगर हम फैटी एसिड का सिंथेसिस पढ़ेंगे उसके अंदर इसके रिवर्सिबल स्टेप चलेंगे, लेकिन होगा ऐसा ही, यहां पर H2 ऐड हो रहा है वहां रिलीज होगा, यहाँ FADH2 का सिंथेसिस हो रहा है वहां FAD का सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहला एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज जो कि FADH2 का निर्माण करता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और एंजाइम का नाम है इनोइल कोएंजाइम ए, बनता है इनोइल कोएंजाइम ए, एंजाइम इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज। थर्ड स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर फिर NAD से NADH2 का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप में एसाइल कोएंजाइम में एसिटाइल ट्रांसफेरेज या थायोलेज, यहां पर कोएंजाइम ए का एडिशन होगा, कोएंजाइम ए का एडिशन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए को फ्री कर दिया जाएगा। तो जो कार्बन की चेन 16 की थी, अब यहां पर C14 रह गए, माइस्टॉल कोएंजाइम ए या माइस्टिक एसिड रह गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए को फ्री कर दिया। तो फिर से देखते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले बनाया हमने पामिटोइल कोएंजाइम ए। अब यहां पर ये जो अल्फा और बीटा कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि यहां पर हमें डबल बॉन्ड बनाना है, इस जगह पर हमें डबल बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहले यहां से दो HN को ले लिया तो FAD से FADH2 बन गया और यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, इसकी वजह से यहां पर OH और H लग गया, फिर इसका ऑक्सीडेशन किया और NAD से NADH2 बनाया और यहां पर C डबल बॉन्ड O बन गया। जैसे यहां C डबल बॉन्ड O बना, ये जो यूनिट है CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, इसको अब रिलीज करना है और एक कोएंजाइम ए को ऐड करना है, यानी कि ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोएंजाइम ए को फिर से ऐड कर देंगे तो ये माइस्टोइल कोएंजाइम ए बन गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए को फ्री कर दिया गया। ये है बीटा ऑक्सीडेशन। अब इस पूरे प्रोसेस में देखिए 1 FADH2 बन रहा है और एक NADH2 यहां बन रहा है, एक NADH2 यहां पर भी बन रहा है। तो यदि हम 16 कार्बन के फैटी एसिड का डिग्रेडेशन करेंगे तो कितने स्टेप चलेंगे, देखिए 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 2। कितने स्टेप चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 16 कार्बन के फैटी एसिड का कंप्लीट डिग्रेडेशन करने के लिए 7 साइकिल चलती है। और इस 7 साइकिल में अगर हम एनर्जी काउंट करें तो देखिए 7 साइकिल चलेगी। 7 साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा,
एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस NADH2 प्लस FADH2। तो एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेंगे 8, जो NADH2 है ये बनेंगे 7, FADH2 ये भी 7 बनेंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12 ATP का सिंथेसिस होता है, तो 12 इंटू 8। NADH2 से 3 ATP काउंट करते हैं तो 7 इंटू 3, और FAD से 2 ATP काउंट करते हैं तो 7 इंटू 2, 96 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो आएगा 131। -131 ATP का सिंथेसिस होगा। इसमें से हम -2 ATP कर देंगे, क्योंकि जब फैटी एसिड का एक्टिवेशन किया था तो वहां पर 2 ATP यूज हो गई थी, तो ये हो जाएगा 129 ATP। इस तरह से 129 ATP का प्रॉफिट होता है यदि 16 कार्बन के फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है। देखिए यहां पर दे रखा है, आप काउंट कर सकते हैं।